हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे SN1 मैकेनिज़्म। तो SN1 मैकेनिज़्म को स्टीरियो केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। तो SN1 मैकेनिज़्म की स्टीरियो केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स चेक करते हैं, जैसे हमने SN2 के चेक किए थे। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट तो है SN2 मैकेनिज़्म टू स्टेप मैकेनिज़्म है। SN2 क्या था? सिंगल स्टेप, और SN1 टू स्टेप का मैकेनिज़्म है। अब सेकंड, SN1 मैकेनिज़्म में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। उसमें किसका फॉर्मेशन हुआ था? SN2 में हुआ था ट्रांजिशन स्टेट का। इसमें होगा कार्बोकेटाइन। थर्ड वन इज SN2 को कौन प्रेफर करता था? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो इसको कौन करेगा? वीक न्यूक्लियोफाइल SN1 मैकेनिज़्म को प्रेफर करेगा, इसको फॉलो करेगा। नेक्स्ट इज सॉल्वेंट। तो हमने SN2 में कौन सा सॉल्वेंट यूज़ किया था? पोलर अप्रोटिक बोल सकते हो आप। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। अप्रोटिक का क्या मीनिंग है? जो सिंपली H पॉजिटिव ना प्रोवाइड करे। बट यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब पोलर तो सभी को पता है, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव हो। प्रोटिक जो प्रोटॉन मतलब H पॉजिटिव प्रोवाइड करे। अब जिसको ये नहीं पता कि H पॉजिटिव को प्रोटॉन बोलते हैं, वो SN2 का वीडियो चेक करे। वहाँ पे शॉर्ट में बताया था कि H पॉजिटिव को प्रोटॉन क्यों बोलते हैं। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जांपल लाइक वाटर, अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल, इथेनॉल, मीथेनॉल, कोई भी। और हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या है? सभी के सभी पोलर हैं और H पॉजिटिव को प्रोवाइड कर सकते हैं। वाटर तो सभी को पता है कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों प्रोवाइड करता है। तो चलो, ये हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। इन कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को मैकेनिज़्म के साथ साथ अच्छे से लर्न कर लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप चेक करते हैं मैकेनिज़्म का, और उस मैकेनिज़्म में हम स्टीरियो केमिस्ट्री और मैकेनिज़्म दोनों को साथ साथ में स्टडी करेंगे। तो स्टीरियो केमिस्ट्री को बड़ी अच्छे से स्टडी करने के लिए हम यहाँ पे चायरल कार्बन लिखेंगे। मतलब कंपाउंड क्या होगा हमारा? हैलोल्केन। ऑप्टिकल एक्टिव लिखेंगे, क्योंकि उस ऑप्टिकल एक्टिव से आपको कुछ और भी समझाना है मुझे। तो यहाँ पे सिंपली लिख लिया Cl, यहाँ पे लिख देते हैं मिथाइल, यहाँ पे लिख दिया विद डैश लाइन H, और विद डार्क लाइन C2H5। अब चेक करो, चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट हैं। अगर डिफरेंट है, ये कार्बन हुआ चायरल। अगर कार्बन चायरल, तो पूरा कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव मतलब PPL को रोटेट करेगा ये कंपाउंड हमारा। अब जिस स्टूडेंट्स ने SN2 का वीडियो नहीं देखा, पहले SN2 का वीडियो देखो। अगर डायरेक्ट इस पे आ गए हो तो आपके लिए भी चलो कुछ ना कुछ दोबारा से बता देते हैं कि जो सिंपल बॉन्ड है उसका मीनिंग है दोनों बॉन्ड क्या है? इन द प्लेन। जैसे आप कॉपी पे ड्रॉ करोगे तो ये बॉन्ड कॉपी पे ही है। मैंने बोर्ड पे ड्रॉ किए तो ये बॉन्ड दोनों के दोनों बोर्ड पे हैं। बट ये क्या है? जो डार्क, इसको कंप्लीट डार्क करना है आपको। ऐसा नहीं छोड़ना जैसे मैंने छोड़ा। आप कॉपी में पूरा का पूरा डार्क कर लेना। ये क्या शो कर रहा है? जो आपका ये ग्रुप है, ये टूवर्ड ऑब्जर्वर है। टूवर्ड ऑब्जर्वर मतलब हमारी तरफ है, क्योंकि इस साइड तो हम ही खड़े हैं। और डैश क्या है? ये बोर्ड पे नहीं, वो बोर्ड के दूसरी साइड है। इसको बोलेंगे अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। एक हुआ टूवर्ड ऑब्जर्वर, एक अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। अब चेक करते हैं इस
मैकेनिज्म को, 2 स्टेप के मैकेनिज्म को। तो इसका फर्स्ट स्टेप चेक करते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, उसका नेम लिख सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। अब कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करने में कौन हेल्प करेगा, आपका ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो इसका काम मेनली हमारे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करने में है, तो ये हेल्प करेगा कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन में। यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ सॉल्वेंट। बस आपने खुद याद रखना कि कौन सा सॉल्वेंट होगा, पोलर प्रोटिक। इनमें से कोई भी हो सकता है, या इनके अलावा भी अगर कोई ऐसा हुआ जो पोलर भी हो और H पॉजिटिव भी प्रोवाइड करे, तो उसको भी यूज़ कर सकते हो आप। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करके देगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन, मतलब कार्बन पे पॉजिटिव आएगा। अब कार्बन पे पॉजिटिव लाने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होना चाहिए। अब सभी को पता है हैलोजन क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव एलिमेंट। तो हैलोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा और फॉर्मेशन कर लेगा Cl नेगेटिव का। और एक हमारे पास फॉर्मेशन होगा कार्बोकेटाइन का। अब चेक कर लो मैं कैसे फॉर्म कर रहा हूँ, आपको ये भी समझाऊंगा इसको ऐसे फॉर्म क्यों किया हमने। कार्बन पे सिंपली आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि हैलोजन क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था। इसका फॉर्मेशन कौन करके देगा, हमारा सॉल्वेंट। अब चेक करो इस फर्स्ट स्टेप में जिसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ, उसमें बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अगर ब्रेकेज हो रहा है तो वो स्टेप क्या होगा, थोड़ा स्लो होगा। वैसे भी स्लो क्यों है, चेक करो। जो हमारा रेक्टेंट था, रेक्टेंट में कोई चार्ज नहीं, कोई नेगेटिव नहीं, कोई पॉजिटिव नहीं। एक बात अपने माइंड में ऐड कर लो, जिस पे कोई चार्ज नहीं होता, कोई नेगेटिव नहीं, कोई पॉजिटिव नहीं, वो क्या होता है, जनरली मोर स्टेबल होता है। तो ये क्या है, हमारा रेक्टेंट एज कंपेयर टू प्रोडक्ट मोर स्टेबल है। बट यहाँ पे चेक करो, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव। जब भी कभी चार्ज आ गया, कोई भी चार्ज आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, नेगेटिव आ जाए, वो क्या है, अनस्टेबल। अगर अनस्टेबल है, स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी में जा रहे हो तो टाइम तो लगेगा, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि वो क्या स्टेबल से अनस्टेबल हो जाए। तो स्टेप क्या होगा, स्लो। तो यहाँ से आप स्टडी कर सकते हो इजीली इस कंसेप्ट से कि स्लो क्यों है, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा। अब स्टेबल से अनस्टेबल हुआ ही क्यों, हमारे सॉल्वेंट की वजह से। सॉल्वेंट इसे मजबूर कर देता है कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करने के लिए। तो सॉल्वेंट इसका फॉर्मेशन करके देगा। अब बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर ऐसे क्यों फॉर्म किया, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर लिया। अगर प्रीवियस वीडियो में नहीं स्टडी किया तो आपने +1 में स्टडी किया कि VSEPR थ्योरी क्या बोलती है कि 4 बॉन्ड का ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल, नीचे 3 ट्राइपोड स्टैंड जैसे, एक ऊपर एच स्टेट। तो हमने इसको कैसे सपोज करना है, इसको ऐसे कि हैलोजन क्या है, ऐसा इधर साइड हैलोजन, और ट्राइपोड में क्या है, हमारे ये 3 ग्रुप अटैच है, कहीं मिथाइल होगा, कहीं H होगा, कहीं हमारा इथाइल होगा। तो चलो अब चेक करो, हमने क्या किया, हैलोजन को तो रिमूव कर दिया। जब हैलोजन को रिमूव करोगे, जहाँ पे फॉर्मेशन होगा कार्बन पे पॉजिटिव, उसको बोलेंगे कार्बोकेटाइन। अब उस कार्बोकेटाइन के पास कितने बॉन्ड हैं, 3। अब 3 बॉन्ड को जब ऐसे रखोगे ट्राइपोड में, तो ये क्लोज हैं, तो रिपल्शन होगा। VSEPR थ्योरी क्या बोलती है कि बॉन्ड कहाँ पे सेटल होंगे, जहाँ पे रिपल्शन मिनिमम। तो मिनिमम होगा, चेक कर लो, ट्रायंगल में, क्योंकि अब मैक्सिमम दूर है एक दूसरे से। तो सिंपल ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। तो हमारे कार्बोकेटाइन का जो ज्योमेट्री है वो है ट्रायगोनल प्लेनर।
क्योंकि ट्रायंगल तो एक प्लेन में फॉर्म होता है, उसमें कोई टूवर्ड नहीं होता, कोई अवे नहीं होता, बट फिर भी हमने इसको ऐसे शो किया। क्यों शो किया? वैसे तो इसका मीनिंग ये नहीं कि ये हमारी तरफ है, कि इसका मीनिंग ये हमसे अवे है, बट सारे के सारे बॉन्ड एक ही प्लेन में। इसको ऐसे क्यों शो कर दिया? वो इसलिए शो किया कि कहीं नेक्स्ट स्टेप में जो स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे उसमें कोई गलती ना कर दें, तो सिंपली इसको एज इट इज़ फॉर्म कर लिया। बट यहाँ पे कोई टूवर्ड नहीं, कोई अवे नहीं, सारे के सारे एक प्लेन में है, क्योंकि कार्बोकटाइन ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है इसका। अब जब इसका प्लेनर स्ट्रक्चर है, हैलोजन कहाँ से गया? इस साइड से। अब जहाँ से हैलोजन जाता है उसको क्या बोलते हैं? फ्रंट साइड। अब क्या होगा? इस पॉजिटिव पे हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब ये तो प्लेनर है, प्लेनर पे फ्रंट से भी अटैक हो सकता है और बैक साइड से भी अटैक हो सकता है। जब फ्रंट में से अटैच होगा, फ्रंट साइड से अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, तब किसका फॉर्मेशन होगा? तब हमारे प्रोडक्ट रेक्टेंट जैसे रेक्टेंट की स्ट्रक्चर है वैसे ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से Cl गया, सपोज करो ये ऐसा था हमारा हैलोल्केन, तो इस हैलोजन के बॉन्ड के कारण ये ट्राइपोड जैसे थे। जब हैलोजन जाएगा स्टेट हो जाएंगे, बट बाद में जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो बाद में वैसी कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर लेंगे एज इट इज़। बट जब न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आ गया तो ये क्या रिवर्स हो जाएगा, दूसरी साइड में जाएंगे। जब दूसरी साइड पे मूव करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं हम? उसको सिंपली बोलते हैं हम इन्वर्जन। चलो ये तो हमने SN2 में स्टडी किया था, अब चलो इसे चेक करते हैं। अब चलो इसके लिए एक बात और याद रखो कि इसमें दो पॉसिबिलिटी क्यों है, फ्रंट साइड और बैक साइड का? क्योंकि ये प्लेनर है, प्लेनर में फ्रंट से भी अटैक हो सकता है, बैक भी, दोनों के दोनों साइड खाली हैं उसके। यहाँ भी कोई स्टीरिक एंट्रेंस नहीं, यहाँ भी कोई स्टीरिक एंट्रेंस नहीं, तो न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैक कर सकता है, फ्रंट और बैक दोनों से। चलो अब सेकंड स्टेप चेक करते हैं। स्टेप सेकंड, सेकंड में क्या होगा उसको चेक करते हैं। सबसे पहले फॉर्म किया यहाँ पे कार्बोकेटाइन, इसको लगा देते हैं डैश। यहाँ पे हमारा इथाइल ग्रुप, इसको कंप्लीटली डार्क कर लेना, आप सारे को फिल कर लेना। अब चेक करो यहाँ से हैलोजन रिमूव हुआ, तो जब न्यूक्लियोफाइल हमारा इस साइड से अटैक करेगा तो इस साइड को बोल देंगे हम फ्रंट साइड, अटैक फ्रॉम फ्रंट साइड। जब फ्रंट से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल आप हमारा बॉन्ड फॉर्म करेगा। जब न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, वो बॉन्ड क्या करेगा? इन तीनों को रिपेल, तो इसके जैसा सिमिलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देना है हमें। तो न्यूक्लियोफाइल अब यहाँ से कॉपी करना स्टार्ट कर दो। यहाँ पे आएगा हमारा CH3 के बाद यहाँ पे H के बाद C2H5 हमारा इथाइल ग्रुप, इसको कंप्लीटली फिल कर लेना आप। अब सपोज करते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा फ्रॉम बैक साइड, अटैक फ्रॉम बैक साइड, न्यूक्लियोफाइल का अटैक फ्रॉम बैक साइड। अब बैक साइड कौन सी है? सपोज करो हमारा ये था, ये हमारा हेलो एल्केन, ये चलो इसको ऐसे करते हैं, ये है हमारा हेलोल्केन, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है? ऐसी। यहाँ पे है हैलोजन तो यहाँ से रिमूव हो गया, तो ये क्या हो गए? स्टेट। बट जब हमारा न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आया तो रिपल्शन कहाँ से होगा? इनको बैक साइड से। जब बैक साइड से होगा तो दूसरी साइड पे ये मूव कर जाएंगे।
तो अब हम इन्वर्जन को फॉर्म करते हैं यहाँ पे। तो क्या किया, न्यूक्लियोफाइल को अटैच करेंगे बैक साइड से, और जब न्यूक्लियोफाइल को बैक साइड से अटैच किया, बॉन्ड इस साइड मूव करेंगे। तो इससे कॉपी करो देख के, बॉन्ड को बस उल्टा साइड अटैच कर देंगे, CH3, बाद में H को विद डैश लाइन, इसको विद डार्क लाइन, इसको कंप्लीटली फिल कर देंगे आप। तो अब चेक करो, यहाँ पे दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है। अब चेक करो इसका जो स्टीरियो केमिस्ट्री, अब स्टीरियो केमिस्ट्री जिनको नहीं पता उनके लिए सिंपल बोल रहा हूँ मैं। स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब है कि स्पेस में अरेंजमेंट कैसा है एटम का। अब चेक करो स्पेस में जो अरेंजमेंट है इस प्रोडक्ट का क्या है, इससे रिवर्स हो गया। अगर रिवर्स हो गया इसको बोलते हैं इन्वर्जन, क्योंकि उल्टा हो गया इसका। अब इसको चेक करो, स्पेस में एटम और ग्रुप का अरेंजमेंट कैसा है, जस्ट लाइक रेक्टेंट जैसा है, वैसे का वैसा ही है। अगर वैसे का वैसा ही है उसको बोलते हैं रिटेंशन, मतलब सेम ही रहा। जब फ्रंट से अटैक होगा रिटेंशन प्रोडक्ट फॉर्म होगा, जब बैक से अटैक होगा तो इन्वर्जन। तो इस SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, 50% रिटेंशन प्रोडक्ट फॉर्म होता है, 50 इन्वर्जन, मतलब इक्वल अमाउंट में फॉर्म होते हैं इन्वर्जन एंड रिटेंशन। अब 50-50 मतलब इक्वल अमाउंट है, इक्वल अमाउंट को बोल सकते हैं हम इक्विमोलर, मतलब अमाउंट सेम है। अब इस इक्विमोलर मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, इस इक्विमोलर मिक्सचर का नाम है रेज़मिक मिक्सचर। तो रेज़मिक मिक्सचर की अभी तक आपको अप्रॉक्सीमेटली मैंने 60-70% डेफिनेशन बता दी। अब इसको कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने के लिए इसमें एक वर्ड होगा इनैंशियोमर को हमने स्टडी कर लिया प्रीवियस वीडियो में। अब जो बच्चे भूल गए उनके लिए बता रहा हूँ। इनैंशियोमर क्या होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज। चेक करो इसका मिरर इमेज कैसा फॉर्म होगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आ जाएगा इमेज में और ये सारे ग्रुप इस साइड पे मूव कर जाएंगे। चेक करो क्या न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे है उसमें, तो न्यूक्लियोफाइल राइट पे ही है। और ये क्या हो गए, लेफ्ट में चले गए, जो राइट पे थे लेफ्ट पे। तो इसका मिरर इमेज कौन है, ये। और इसका मिरर में इमेज कैसा होगा, ऐसा। अगर ये मिरर इमेज है, दूसरी और बात चेक करो इनैंशियोमर के लिए, क्योंकि इनैंशियोमर में क्या बोला था, फर्स्ट तो मिरर इमेज हो, दूसरा नॉन सुपर इम्पोज हो। ऐसे ना हो कि इसका इमेज कैसा होगा, सेम ए, इसका मिरर में इमेज ऐसा। बट ये तो क्या करेंगे, पूरा इम्पोज कर लेंगे लाइक अवर हैंड। तो ये तो सुपर इम्पोज है, उसमें क्या बोला था, मिरर इमेज तो हो बट नॉन सुपर इम्पोजेबल हो। अब चेक करते हैं कि ये सुपर इम्पोज है या नॉन सुपर इम्पोज। इनैंशियोमर के लिए हमें नॉन सुपर इम्पोज चाहिए। तो चेक करो सुपर इम्पोज चेक करने के लिए इसको एज इट इज़ इमेजिन करना है, उठा लिया। चेक करो क्या CH3 के ऊपर CH3 आएगा, तो उसको जब इस पे रखेंगे, CH3 तो यहाँ पे चला गया बट इसका यहाँ पे है, तो हमने चेक कर लिया ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है। अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल है और मिरर इमेज भी है तो क्या है ये, इनैंशियोमर। तो अब इसका कंप्लीट डेफिनेशन चेक करो। बोलेंगे एन इक्विमोलर, क्यों 50-50% इक्वल अमाउंट है। एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनैंशियोमर्स इज कॉल्ड रेज़मिक मिक्सचर। अब इस इनैंशियोमर्स को चेक कर लो, हमारे ऑप्टिकल एक्टिव है जे। अगर ऑप्टिकल एक्टिव है, एक क्या करेगा, लाइट को राइट पे रोटेट करेगा। अगर इसने राइट पे रोटेट किया, दूसरा क्या करेगा, लेफ्ट पे रोटेट करेगा। अब क्या होगा, हमारे पास क्या है, इसका मिक्सचर है।
मिक्सचर का मतलब दोनों के दोनों प्रोडक्ट किसी एक कंटेनर में ही होंगे। अगर ये प्लस ये दोनों के दोनों एक ही कंटेनर में है, जब इससे PPL को पास करेंगे हम, PPL को जब पास करेंगे, हमने चेक कर लिया कार्बन क्या है, चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप हैं। अगर चारों के चारों डिफरेंट हैं, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। ऑप्टिकल एक्टिव का क्या मीनिंग है कि PPL को रोटेट करेगा, बट यहाँ पे कोई रोटेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसको चेक करते हैं। अब चेक करो इस मिक्सचर में, इस रेजमिक मिक्सचर में क्या है। रेजमिक मिक्सचर में 50% ये है, 50 है। अगर ये करेगा राइट पे रोटेट, दूसरा क्या करेगा लेफ्ट पे। एक राइट पे कर रहा है लाइट को, एक लेफ्ट पे, तो रिजल्टेंट कहाँ निकलेगा, बिल्कुल स्ट्रेट, कहीं भी मूव नहीं करेगा। तो इसके दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो वो दो टाइप के क्वेश्चन सुन लो। यहाँ से Cl नेगेटिव तो रेज कर दिया, अब क्वेश्चन को समझ लो। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए, जैसे बोल दिया 2-क्लोरोब्यूटेन, सभी को आता है अब IUPAC नेम 2-क्लोरोब्यूटेन। एक तो क्वेश्चन लिख सकते हैं वाई 2-क्लोरोब्यूटेन इज ऑप्टिकल एक्टिव। अब आपसे पूछ रहे हैं कि 2-क्लोरोब्यूटेन क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव है। अब इसका मीनिंग क्या आपके माइंड में सीधा आना चाहिए कि ऑप्टिकल एक्टिव क्या करता है, PPL को रोटेट करता है। तो आप आंसर क्या लिखोगे, आप सिंपली चेक करोगे कि कायरल कार्बन, क्या चायरल कार्बन इसमें है, चेक करो ये इस कार्बन को, इस कार्बन के साथ एक क्लोरो, दूसरा मिथाइल, तीसरा सारे को चेक करो, तीसरा इथाइल, चौथा हाइड्रोजन, चारों के चारों डिफरेंट है। तो बोल दोगे इसमें कार्बन क्या है, चायरल, तो ये कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव। अगर ऑप्टिकल एक्टिव है तो PPL को रोटेट करेगा। बट कभी कभी क्या करते हैं हम, चेक कर वो क्वेश्चन में लिखते हैं दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकल इनएक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो इस कंपाउंड को क्या बोल दिया उन्होंने, ऑप्टिकल इनएक्टिव बोल दिया। तब कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कार्बन तो है, चायरल कार्बन है, क्वेश्चन गलत आ गया। क्वेश्चन ही गलत आया, तब वहाँ पे दूसरा कंसेप्ट यूज़ करो कि वो किस वे में आपसे आंसर पूछ रहे हैं। तो आप क्या बताओगे कि इसमें क्या होगा, इसमें इनैंशियोमर्स होंगे, एक लाइट को राइट पे रोटेट कर रहा होगा, एक लेफ्ट पे। राइट और लेफ्ट एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करेंगे, PPL स्टेट ही चला जाएगा। अगर PPL स्टेट चला गया तो ये कंपाउंड क्या कहेंगे इसको, तब ऑप्टिकल इनएक्टिव बोलेंगे, क्योंकि PPL तो रोटेट नहीं हुआ मिक्सचर के कारण, क्योंकि D और L डेक्स्ट्रो और लीवो का इसमें मिक्सचर होगा। वो मिक्सचर को हम ऑप्टिकल इनएक्टिव ही बोलते हैं, क्योंकि लाइट तो रोटेट किसी भी साइड नहीं होगा। तो एक और सुनो, जरूरी नहीं आपको हेलोकेन से ही क्वेश्चन आए, आपको हेलोजन काट कर यहाँ पे अल्कोहल या NH2 अमाइन कुछ भी लगा सकते हैं। आपने तो कायरल कार्बन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। अगर कायरल कार्बन हुआ तब भी ऑप्टिकल इनएक्टिव कह रहे हो तो बोल देना कि इसमें इनैंशियोमर का मिक्सचर है, D और L फॉर्म का। तो यहाँ पे हमने कंप्लीटली स्टडी कर लिया इस रेसमिक मिक्सचर कंसेप्ट को। तो अब एक बात और ध्यान से सुनो, अब रेसमिक मिक्सचर क्या है। रेसमिक मिक्सचर में ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस हैं, अगर किसी एक की बात करें। अब ऑप्टिकल एक्टिव अगर सब्सटेंस है इस रेसमिक मिक्सचर में, तो हम क्या बोलेंगे कि SN1 में रेसमिक मिक्सचर फॉर्म होगा कब, ओनली व्हेन, जब हमारा हेलोकेन क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा, मतलब इसमें कार्बन कायरल होगा। अगर आपने यहाँ पे कायरल कार्बन नहीं लिखा
तो इन्वर्जन भी हो जाएगा, रिटेंशन भी हो जाएगा, क्योंकि ये तो BSc-PR थ्योरी के अकॉर्डिंग है। बट उसको रेज़मिक मिक्सचर नहीं बोलोगे, क्योंकि रेज़मिक मिक्सचर में एक प्रॉपर्टी है कि इनैशोमर्स हो, एक लाइट को राइट दूसरा लेफ्ट पे रोटेट करे। तो रेज़मिक मिक्सचर बोलने के लिए ऑप्टिकल एक्टिव हो। अगर सिंगल की बात करो, अगर मिक्सचर की बात करेंगे, मिक्सचर तो आपको बता दिया ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा ड्यू टू ऑपोजिट एक्शन टुवर्ड PPL। तो अब स्लो आपको बता दिया था क्यों है, अब फास्ट बता देते हैं कि सेकंड स्टेप है जो फास्ट स्टेप है जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। सेकंड स्टेप का नेम लिख सकते हो सिंपली अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकैटायन। अब फास्ट क्यों, चेक करो, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो रहे हैं, न्यूट्रल। पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, अनस्टेबल। अब अनस्टेबल से स्टेबिलिटी में जा रहा है। जब अनस्टेबल से स्टेबिलिटी में कोई जाएगा, कोई भी चाहेगा क्या कि जल्दी जल्दी स्टेबल हो जाऊं। अगर जल्दी जल्दी स्टेबल हो जाऊं चाहता है तो स्पीड क्या होगा, फास्ट होगा। तो सिंपली फास्ट स्टेप है ये हमारा सेकंड स्टेप। चलो स्लो फास्ट का बात हो गया। अब इसका फुल फॉर्म तो सभी को आता होगा, S सब्स्टिट्यूशन N न्यूक्लियोफिलिक 1 यूनिमोलिकुलर। यूनि का मतलब होता है 1, रिवर्स भी स्टडी कर सकते हो, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कैसे भी आप इसको स्टडी कर सकते हो। अब बात करते हैं यूनिमोलिकुलर क्यों बोला इसको। तो इसको स्टडी करने से पहले मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करके इसको अपनी कॉपी पे अच्छे से नोट कर लेना। और साथ साथ में जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो आपके CBSE बोर्ड के क्वेश्चन हैं, उनको लर्न करते जाओ। अब यूनिमोलिकुलर और बाईमोलिकुलर हमें कौन बताता है, वो केमिकल कैनेटिक्स। तो क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू केमिकल कैनेटिक्स। मैंने शॉर्ट में लिख दिया केमिकल कैनेटिक्स को। अब केमिकल कैनेटिक्स क्या बोलता है, केमिकल कैनेटिक्स बोलता है जो रिएक्शन का रेट होगा, जो रिएक्शन की स्पीड होगी, वो किस स्टेप पे डिपेंड करेगी, स्लो स्टेप। और इसमें क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू केमिकल कैनेटिक्स रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑफ स्लोअर स्टेप के जो रिएक्टेंट हैं उसकी मोलर कंसंट्रेशन पे डायरेक्टली डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को बोल देते हैं ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। अब स्लो स्टेप के रिएक्टेंट चेक करो कौन कौन है। सिंपली हमारा क्या है, हेलो एल्केन। तो सिंपल हेलो एल्केन लिख दो या एल्काइल हैलाइड लिख दो। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या, सिर्फ एक कंसंट्रेशन, एक टर्म पे डिपेंड कर रहा है। एक कंसंट्रेशन टर्म, किसका कंसंट्रेशन, सिर्फ हेलोल्केन का। अगर एक पे डिपेंड कर रहा है तो इसको यूनिमोलिकुलर ही बोलेंगे। अगर दो पे डिपेंड करता तो बाईमोलिकुलर, जैसे SN2 में बोला था। अब ये क्या है, एक टर्म पे डिपेंड कर रहा है तो इसको सिंपली यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बोलेंगे हम। तो यूनिमोलिकुलर कंसेप्ट को क्लियर कर लिया हमने। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। इसमें चेक करो 2 स्टेप हो गया, कार्बोकैटायन हो गया। वीक न्यूक्लियोफाइल प्रेफर करेगा, क्योंकि अगर हमने स्ट्रॉन्ग को यूज़ कर लिया, इसको चेक करते हैं वीक क्यों प्रेफर करता है। सपोज करो हमने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, फॉर एग्जांपल OH नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, ये क्या है, थोड़े से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हैं। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को यूज़ कर लिया, अब स्ट्रॉन्ग क्या होगा, उसे स्ट्रॉन्ग बोल क्यों रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो जल्दी अटैक करता है। अगर स्ट्रॉन्ग को यूज़ कर लिया, स्ट्रॉन्ग क्या करेगा,
अब वेट नहीं करेगा कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन का, वो पहले ही अटैक कर देगा फ्रॉम बैक साइड। फ्रंट से क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि यहाँ पे तो हैलोजन अटैच है, तो बैक साइड से ही अटैक करेगा। अगर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होने से पहले ही इसने अटैक कर दिया तो कौन सा मैकेनिज्म हुआ? SN1 नहीं हुआ, अब SN2 हो गया। तो ये तो किसको फॉलो करेंगे? SN2 को फॉलो करेंगे। तो SN1 के लिए वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए, लाइक वाटर और अमोनिया, जो सिंपली न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। आप कैसे याद करोगे वीक किनको बोलेंगे? सिंपल, मोस्टली वीक में जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं वो वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ईजिली अटैक नहीं करते क्योंकि ये स्टेबल होते हैं, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। इसमें चार्ज है, अनस्टेबल है, स्टेबल होने के लिए ईजिली अटैक करते हैं जल्दी जल्दी। तो हमने यहाँ पे वीक और स्ट्रॉन्ग का कंसेप्ट लर्न कर लिया। अब एक न्यू कंसेप्ट आपको और बता रहा हूँ। एक कंसेप्ट है सोल्वोलिसिस। सोल्वोलिसिस। अब सोल्वोलिसिस रिएक्शन किस रिएक्शन को बोलते हैं? तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, सिंपल सा रिएक्शन है, द रिएक्शन in which solvent itself act as nucleophile is called सोल्वोलिसिस। तो इसका सिंपल मीनिंग, जिस रिएक्शन में सॉल्वेंट ही एज आ काम करे न्यूक्लियोफाइल का, खुद ही न्यूक्लियोफाइल का जो काम करे, उस रिएक्शन को क्या बोल देंगे कि अब हमारा सोल्वोलिसिस रिएक्शन हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस क्या है? एक सोल्वोलिसिस रिएक्शन का एग्जांपल है। हाइड्रो का मीनिंग अब सभी को पता है, वाटर। तो इसमें क्या, वाटर ही सॉल्वेंट का काम करता है और ये सॉल्वेंट ही इटसेल्फ न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। जिस रिएक्शन में सॉल्वेंट ने न्यूक्लियोफाइल का काम किया उसको सोल्वोलिसिस रिएक्शन बोल देंगे। और चेक करो अमोनोलिसिस, जैसे स्टडी किया होगा हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। अमोनोलिसिस रिएक्शन में सॉल्वेंट क्या है? अमोनिया, और अमोनिया ही एक्ट करता है एज आ न्यूक्लियोफाइल ड्यू टू लोन पेयर। ऐसे ही बहुत सारे रिएक्शन आप और चेक कर सकते हो। तो एक ये वर्ड ऐड कर लो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कि सोल्वोलिसिस क्या होता है, जिसमें सॉल्वेंट इटसेल्फ न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अब मूव करते हैं हम रिएक्टिविटी ऑर्डर पे। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलो एल्केन टुवर्ड SN1। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड टुवर्ड SN1। मतलब SN1 रिएक्शन कौन सा हैलोल्केन फास्ट शो करेगा उसको स्टडी करते हैं। मैंने इसको नहीं रेज किया। क्यों नहीं रेज किया? क्योंकि चेक करो रिएक्टिविटी मतलब कौन फास्ट रिएक्ट करेगा। अब वो हैलोल्केन फास्ट रिएक्शन शो करेगा जिसका स्लो स्टेप थोड़ा सा फास्ट हो जाए। अब स्लो स्टेप में क्या फॉर्म होता है? कार्बोकेटाइन। अब जिसका कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, क्योंकि पहले बहुत बार डिस्कस कर लिया कि जो स्टेबल होगा वो इजीली फॉर्म होगा और मोर अमाउंट में फॉर्म होगा। तो ये बातें तो हमने बहुत बार डिस्कस कर लिए। अब सिंपली थोड़ा सा स्टडी करना या थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दें आप कि SN1 रिएक्शन में कौन सा हैलोल्केन फास्ट रिएक्शन शो करेगा SN1 को, जिसका स्लो स्टेप थोड़ा सा फास्ट हो जाए। अब किसका फास्ट होगा?
जिसको स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलेगा। तो सिंपली हम बोल देंगे कि रिएक्टिविटी SN1 का जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी किसका, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोल्केन, हेलोल्केन को लिख दिया मैंने RX से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस पे, इसकी स्टेबिलिटी पे। तो अब इसका काम खत्म, अब इसको इरेज कर रहा हूँ। तो बोल देंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, क्योंकि अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल हुआ तो जल्दी फॉर्म हो जाएगा, अगर जल्दी फॉर्म हो गया, स्लो स्टेप अब थोड़ा सा फास्ट हो रहा है तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप तो सभी का फास्ट है, फास्ट में तो कोई टाइम लग ही नहीं रहा तो उसको नहीं चेक करना, स्लो को ही हमने फास्ट करना है। जब फास्ट हो गया तो रिएक्शन का स्पीड बढ़ जाएगा। अब बात आती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो ये आपने +1 में अच्छे से लर्न किया होगा। अगर कुछ बच्चों को नहीं आता तो उनके लिए कुछ ट्रिक हैं, अगर इस ट्रिक को भी आप याद रखोगे तो बड़ी आसानी से आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी याद रह जाएगी। तो आपने क्या करना है, बॉक्स में कुछ इन्फॉर्मेशन को नोट करना है। वो इन्फॉर्मेशन क्या है, सबसे पहले तो आपको पता हो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कि कौन से 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है। कुछ बच्चों को तो यही नहीं पता होगा कि वो कौन कौन से 3 फैक्टर हैं। अगर नहीं पता, अब अच्छे से नोट करो अपनी कॉपी में कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डिपेंड्स अपॉन रेजोनेंस, सेकंड हाइपर कॉन्जुगेशन, लास्ट इज इंडक्टिव इफेक्ट। इन 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है। तीनों के तीनों फैक्टर क्या करते हैं, हमारे कार्बोकेटाइन को स्टेबल करते हैं। अब इसमें एक और लॉजिकल कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को लर्न करें। सपोज करो हमारे पास 2 कंपाउंड है, एक कंपाउंड तो रेजोनेंस शो कर रहा है, दूसरा हाइपर कंजुगेशन। चलो 3 सपोज करते हैं, 3 कंपाउंड है, एक रेजोनेंस शो कर रहा है, दूसरा हाइपर कंजुगेशन, तीसरा इंडक्टिव। तो स्टेबल किसको सपोज करेंगे, किसको मानोगे, कौन सा स्टेबल होगा? तो जो रेजोनेंस शो करेगा उसको प्रेफरेंस देना है कि रेजोनेंस वाला कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल। उसके बाद हाइपर कंजुगेशन की बारी, सबसे लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट। मैंने इसे वैसे ही लिखा है कि रेजोनेंस जो शो करेगा वो कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल, हाइपर कंजुगेशन उससे कम, इंडक्टिव इफेक्ट उससे कम। बट ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट क्या है, ये तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, थ्योरी है। तो ये एक्चुअल में रियलिटी नहीं है, असलियत नहीं है। बट जो कंसेप्ट आपको मैंने बताया आपको हेल्प करेगा इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर को फाइंड करने में, बहुत ज़्यादा हद तक आपकी हेल्प कर देगा ये कंसेप्ट। बट आपको रियलिटी भी एक बार बता देता हूँ। रियलिटी क्या होता है, एनर्जी। क्योंकि हमको अगर किसी को स्टेबल और अनस्टेबल बोलना है उसका एनर्जी पता होना चाहिए, क्योंकि इस पे डिपेंड करती है सारी की सारी स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी। अब इसका कंसेप्ट तो सभी बच्चों को आता है, अगर जिसको नहीं आता उसके लिए बता रहा हूँ। जिसका एनर्जी हाई होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अनस्टेबल। जिसका एनर्जी लेस होता है, जिसका एनर्जी डिक्रीज कम होता है, उसको बोलते हैं स्टेबल। तो अगर आपको कार्बोकेटाइन, सपोज करो 2 कार्बोकेटाइन है, एक ए एक बी, ए की एनर्जी है 15, बी की है 10, तो बी की एनर्जी 10 कम हुई, अब बी क्या है, ए से स्टेबल है। तो असलियत में रियलिटी तो ये है, बट आपको कहीं भी एनर्जी गिवन नहीं होता, तब हमें इस ट्रिक का काम चलाना पड़ता है, इस ट्रिक से। अब इस ट्रिक को अच्छे से और सीखने के लिए थोड़ा बहुत इसको चेक करते हैं, हाइपर कंजुगेशन को। रेजोनेंस तो आपको साथ साथ में सिखा दूंगा, हाइपर कंजुगेशन को चेक कर लो।
जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आप चेक करो कौन सा कार्बोकेटाइन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, कौन सा है वहाँ पे लिखा। इतने मैं ड्रॉ कर रहा हूँ सभी के सभी। अब चेक करो यहाँ पे जिस कार्बन पे पॉजिटिव है उस कार्बन, वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 3, तो टर्शरी कार्बोकेटाइन ये 1 और 2, ये तो अब सभी को चेक करना आ गया होगा, तो ये नहीं रिपीट कर रहे हम, इसको आप खुद चेक कर लेना। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को +1 का हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि रेजोनेंस तो बहुत बार +2 में रिपीट हो जाता है, ये तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट सीख ही जाते हैं, पर हाइपर कंजुगेशन तो मुश्किल है आपके लिए याद रखना। तो हाइपर कंजुगेशन को रिपीट कर रहा हूँ। हाइपर कंजुगेशन का एक सिंपल सा कंसेप्ट है, अपनी कॉपी पे नोट करना। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इसमें लिख रहा हूँ मोर द अल्फा हाइड्रोजन। एक बात और होती है, मोर इज द स्ट्रक्चर। पहला कंसेप्ट मोर द अल्फा हाइड्रोजन, मोर इज द स्ट्रक्चर, मतलब जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे, किसके, हाइपर कंजुगेशन के। जैसे हम रेजोनेंस के स्ट्रक्चर बनाते हैं, किसी के 2, किसी के 4, किसी के 5, वैसे ही हाइपर कंजुगेशन के स्ट्रक्चर होते हैं। कितने स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे, जितने अल्फा हाइड्रोजन आपके पास होंगे। तो वही बोल रहा हूँ, मोर द अल्फा हाइड्रोजन, मोर इज द स्ट्रक्चर। मोर इज द स्ट्रक्चर को मैंने स्किप कर दिया, यहाँ पे नहीं लिख रहा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा मैं +1 टीच कर रहा हूँ, अब तो +2 है, तो आपने लिखना है तो अपनी कॉपी पे लिख सकते हो। मोर द अल्फा हाइड्रोजन, मोर इज द स्ट्रक्चर। अगर मोर इज द स्ट्रक्चर, मोर इज द स्टेबिलिटी। किसकी स्टेबिलिटी, हमारे कार्बोकेटाइन की। तो अब सिंपल चेक करो, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा हुए हाइपर कंजुगेशन के अकॉर्डिंग वो क्या है, मोर स्टेबल है। बस इस बात को ऐड कर लो हाइपर कंजुगेशन में, और कुछ स्टडी करने की ज़रूरत नहीं आपको +2 बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, बस ये कंसेप्ट आना चाहिए। अब बात है अल्फा हाइड्रोजन, वो कैसे चेक करें, सिंपली जिस कार्बन पे पॉजिटिव है उससे नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन। अब नेक्स्ट तो ये भी है, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी हमारा अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है वो क्या हुए, अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन की काउंटिंग इसमें 3 3 3 9 हो गया। इसमें चेक करो, जिस कार्बन पे पॉजिटिव उससे नेक्स्ट अल्फा कार्बन, अल्फा पे जो हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन है, 6। इसको मत बोलना, क्यों, क्योंकि इससे नेक्स्ट अगर कार्बन होता वो अल्फा कार्बन होता, बट यहाँ तो अल्फा कार्बन ही नहीं। अगर अल्फा कार्बन नहीं, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं। इसमें चेक करो, जिस कार्बन पे पॉजिटिव उससे नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन वो अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन कितने, 3। इसमें चेक करो, इससे नेक्स्ट ना तो यहाँ पे कार्बन है, ना यहाँ ना यहाँ, तो इसमें कोई अल्फा कार्बन नहीं। अगर अल्फा कार्बन ही नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए इसमें, 0। तो हाइपर कंजुगेशन के इफेक्ट के अकॉर्डिंग कौन स्टेबल है, टर्शरी सबसे स्टेबल, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी उससे कम, वो मिथाइल, उसका सिंपल नाम बोलेंगे, वो कोई प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी नहीं, इसका सिंपल नेम CH3 को बोलते हैं मिथाइल। मिथाइल कार्बोकेटाइन सबसे लीस्ट स्टेबल। तो चलो हाइपर कंजुगेशन का ये इफेक्ट हमने सीख लिया। अब आपको क्या करना है, आपको थोड़ा बहुत लर्न कर लें भी टर्शरी कार्बोकेटाइन, यहाँ शॉर्ट में लिख देते हैं हम
शॉर्ट में इसलिए लिख रहे हैं कि आगे इस कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी उससे कम, और मिथाइल कार्बोकेटाइन सबसे कम। अब चेक करो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 9। तो क्या होगा, एक स्ट्रक्चर तो ये है, 9 स्ट्रक्चर और फॉर्म हो गए, तो टोटल कितने हो गए, इसके 10 स्ट्रक्चर हो गए हाइपर कंजुगेशन के। ये लिख दिया हमने शॉर्ट में। अब चेक करो अल्फा हाइड्रोजन 6, एक स्ट्रक्चर ये हुआ, 6 स्ट्रक्चर और फॉर्म हो गए, तो टोटल हो गए 7 स्ट्रक्चर किसके, हाइपर कंजुगेशन के। इसके कितने होंगे, सिंपल चेक कर लेंगे, इसके होंगे 4। इसका कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं। तो अब नेक्स्ट मूव करते हैं रेजोनेंस पे। अब जिन बच्चों को रेजोनेंस कम आता है उनके लिए सिंपल रेजोनेंस चेक करेंगे हम। अलाइलिक कार्बोकेटाइन और बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन का। अब रेजोनेंस कहाँ पे होता है, जहाँ कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है। ये आपको बता रखा है 5 और 6 टाइप के कॉन्जुगेटेड सिस्टम है हमारे। तो सबसे पहले बेंजाइलिक। अब बेंजाइलिक को याद कर लो, रिंग के ऊपर एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन। अब एक बॉन्ड कम है, यहाँ से क्या रिमूव हुआ होगा, यहाँ से रिमूव हुआ होगा हैलोजन, एक्स नेगेटिव निकला होगा SN1 मैकेनिज्म के फर्स्ट स्टेप में से। अगर एक्स नेगेटिव लीव कर गया, यहाँ पे पॉजिटिव, इसको चेक करो क्या रेजोनेंस से स्टेबल है और नो। तो डबल, सिंगल और पॉजिटिव कंजुगेटेड सिस्टम है, तो सिंपली रेजोनेंस कर दो, डबल को यहाँ शिफ्ट कर दो पॉजिटिव की तरफ। चलो इसका नाम इरेज कर रहा हूँ, दिक्कत कर रहा है ये। अब क्या करेंगे हम, आपको सिखाया सबसे पहले रिंग बनाओ, यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं। रिंग बनाने के बाद चेक करो, जहाँ कुछ नहीं चेंज कर रहे उसको लिखो पहले। अब ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे एक तो पहले था, एक बॉन्ड पहले है, दूसरा शिफ्ट कर देंगे। जब शिफ्ट कर दिया, अब चेक करो, एक इलेक्ट्रॉन खुद रखेगा, दूसरा इसको दान करेगा। जब इसको दान करेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा दूर। अब चेक करो, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास नहीं है, अगर नहीं तो पॉजिटिव यहाँ पे मूव करेगा। अब सिंपल नेक्स्ट स्ट्रक्चर, इस डबल को मूव करते जाओ, कहाँ पे, जहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। पहले हम यहाँ शिफ्ट किया, अब यहाँ शिफ्ट करेंगे। अब एरो के बाद रिंग बनाओ, रिंग के बाद क्या, यहाँ पे कुछ नहीं किया आपने। अब इस बॉन्ड को यहाँ पे एरो है, वहाँ शिफ्ट कर दो। अब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो पॉजिटिव दूर। इसका इलेक्ट्रॉन चेक करो, इसके पास नहीं है तो पॉजिटिव। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर, इसको मूव कराते जाओ पॉजिटिव की तरफ। आपको मैंने नेगेटिव का रेजोनेंस सिखा दिया प्रीवियस वीडियोस में, अब पॉजिटिव का सीख लो, पॉजिटिव का रेजोनेंस कैसे करना है आपको। तो इसको शिफ्ट कर देना इस तरफ, इसका थोड़ा प्रैक्टिस करो, आपको अच्छे से आ जाएगा। पता होगा यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है। अब डबल कहाँ शिफ्ट करोगे, डबल इस पॉजिटिव की तरफ। अब रेजोनेंस को कैसे चेक करेंगे कि सही किया या गलत, वो आपको पहले बताया था, उसको यूज़ करो। अगर नहीं यूज़ करना आता तो फिर बता रहा हूँ आपको। अब वहाँ पॉजिटिव क्यों आया चेक कर लो, एक इलेक्ट्रॉन अब उसके पास नहीं है, वो कहाँ चल गया, यहाँ चल गया, तो पॉजिटिव दूर हो जाएगा। कैसे चेक करो कि रेजोनेंस सही है या गलत, चेक करो जो डबल बॉन्ड हैं फर्स्ट से क्या हो, अल्टरनेट हो, सभी के सभी चेंज हो जाने चाहिए। जहाँ डबल है वहाँ सिंगल होना चाहिए, चेक करो सिंगल है। अगर जहाँ सिंगल है वहाँ डबल होना चाहिए, तो चेक कर लिया, सभी का पोजीशन चेंज हो गया, तो हमारा रेजोनेंस सही है यहाँ पे।
अब चेक करो, नाम क्या बोलेंगे इसको, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन क्या है, ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबल है। अब कितने स्ट्रक्चर हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, टोटल कितने स्ट्रक्चर हुए बेंजाइल के, हो गए रेजोनेंस के, बेंजाइल के रेजोनेंस में कितने हो गए 5। अब इसमें कंसेप्ट ऐड करते हैं, क्या ऐड करना, सबसे पहले किया स्टेबिलिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव। फिर उसके बाद क्या बोला, रेजोनेंस को प्रेफरेंस देना, बाद में हाइपर कंजुगेशन, लास्ट में रखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट को। अब एक न्यू कंसेप्ट, वो क्या है, जब कभी रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन के स्ट्रक्चर में सिर्फ 2 स्ट्रक्चर का ही डिफरेंस हुआ, 1 और 2 स्ट्रक्चर का, तब क्या होगा, रेजोनेंस को ही प्रेफरेंस देना अगर 1-2 स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। बट जब डिफरेंस ज़्यादा हुआ, 3-4 स्ट्रक्चर का डिफरेंस हुआ कि इसके 3-4 स्ट्रक्चर ज़्यादा हैं रेजोनेंस से, तब हाइपर कंजुगेशन जीत जाएगा, क्योंकि इसका मोर स्ट्रक्चर मोर स्टेबिलिटी। चेक करो, टर्शरी के कितने स्ट्रक्चर हैं, 10। बेंजाइल क्या कर रहा है, ये रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेंस में कितने स्ट्रक्चर, सिर्फ 5। तो इस यहाँ पे स्ट्रक्चर का डिफरेंस ज़्यादा है। अगर स्ट्रक्चर का डिफरेंस ज़्यादा है तो इस टर्शरी को ही स्टेबल बोलेंगे हम, चाहे वो हाइपर कंजुगेशन कर रहा हो। तो इस कंसेप्ट को, इन रूल को, ये अपनी तरफ से बनाया मैंने, इन रूल को लर्न कर लो अगर आपको कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर एग्जैक्ट ईजिली फॉर्म करना है और बाद में उसको लर्न करना है। क्योंकि स्टेबिलिटी तो हम एनर्जी से निकालेंगे, एनर्जी तो हमें एग्ज़ाम में गिवन नहीं होगी, तब उसके लिए इसको लर्न करो, प्रेफरेंस रेजोनेंस को। बट जब कभी इसके स्ट्रक्चर का ज़्यादा डिफरेंस हुआ तो हाइपर कंजुगेशन को मोर स्टेबल बोल देंगे। चलो अब इसको नोट कर लो, और हमने ऐसा चेक कर लिया कि कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर करता है एक रिंग, अप्रॉक्सीमेटली 5। अब चलो यहाँ पे एक कंसेप्ट और आपको स्टडी करवाते हैं। मैंने यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। जब एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, एक रिंग और अटैच कर देते हैं। अब चेक करो, इस रिंग के रेजोनेंस तो चेक कर लिया, 5 स्ट्रक्चर हैं। अब चेक करो क्या ये रेजोनेंस करेगा, चेक करो कॉन्जुगेटेड सिस्टम, डबल सिंगल पॉजिटिव, इसके पास भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो ये रिंग भी क्या अपने 4-5 स्ट्रक्चर और बनाएगा, 4-5 इसके हुए, 4-5 इसके, टोटल क्या 9 और अप्रोक्सीमेटली 10 हो गए, 9 और 10। अब चेक करो ये क्या कर रहा है, हमारा ये कंपाउंड रेजोनेंस कर रहा है, कितने स्ट्रक्चर हैं 9। और टर्शरी क्या कर रहा है, हाइपर कंजुगेशन, स्ट्रक्चर कितने हैं 10। अब स्ट्रक्चर का डिफरेंस क्या है, कम हो गया। अगर स्ट्रक्चर का डिफरेंस कम है तो प्रेफरेंस किसे देना है, रेजोनेंस को। अब ये स्टेबल होगा, अगर ये स्टेबल तो इसका हेलोकेन ही मोर इजीली रिएक्ट करेगा, रिएक्शन फास्ट होगा। अब और चेक करो, इसको भी काट देते हैं, एक रिंग और लगा देते हैं। अब पता है ये रिंग भी क्या कंजुगेटेड सिस्टम होगा, 4-5 स्ट्रक्चर और आएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 14 और 15 स्ट्रक्चर हो जाएंगे। अब तो सीधा सीधा स्ट्रक्चर ही इंक्रीज हो गया, वैसे भी रेजोनेंस को प्रेफर करना है और स्ट्रक्चर भी इंक्रीज हो गया, दोनों ही बात रेजोनेंस के फेवर में है। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल, सबसे ज़्यादा फास्ट SN1 रिएक्शन को करेगा। आई होप आपने इजीली अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि इस कंसेप्ट को कैसे यूज़ करना है। तो इस कंसेप्ट को यूज़ करके हम एक हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर्म करते हैं कार्बोकेटाइन का। अब आपको याद होना चाहिए कि इस रिंग को बेंजीन भी बोलते हैं, फिनाइल भी। तो अब मैं क्या करूँगा, जैसे 3-3 रिंग लगाई थी, इधर भी एक रिंग, इधर भी एक रिंग, इधर भी एक रिंग, रिंग नहीं अटैच करेंगे, सिंपली फिनाइल को PH बोल देंगे। इसका मीनिंग याद रखना, फिनाइल
या बेंजीन बोल सकते हो। यहाँ पे बेंजीन रिंग अटैच करना है जब आप रेजोनेंस शो करोगे, बट हमें तो अब सिंपली ऑर्डर लिखना है, तो पीएच से काम चला लेंगे वहाँ पे। अब जो बच्चे अच्छे से स्टडी करते हैं उनको तो पहले से ही आता है कि पीएच का फुल फॉर्म फिनाइल। फिनाइल किसको बोलते हैं? जब रिंग को एज अ प्रीफिक्स बनाते हैं हम। तो यहाँ पे लिखा मैंने PH3C पॉजिटिव, तो इसका नाम ट्राईफिनाइल कार्बोकेटाइन। सबसे ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं अप्रॉक्सीमेटली 14-15, तो सबसे स्टेबल। इससे कम PH2 CH पॉजिटिव। कार्बन से 2 रिंग अटैच कर दी, एक बॉन्ड H से कंप्लीट कर दिया, एक बॉन्ड कम है उसके लिए पॉजिटिव है, कार्बोकेटाइन है। इसकी स्ट्रक्चर अप्रॉक्सीमेटली 9-10 होगी। तो स्ट्रक्चर डिफरेंस कम होने के कारण रेजोनेंस को प्रेफर करना तो पहले लिख दिया। अब बारी आएगी हमारे PHCCH3 पॉजिटिव। अब चेक करो 3 बॉन्ड फॉर्म करने हैं कार्बोकेटाइन के, 1 2, तीसरा H लिख दिया। अब टर्शरी को नहीं लिखा, इसको लिख दिया मैंने, क्यों? चेक करो इधर क्या करेगा, 4-5 स्ट्रक्चर, 4-5 नहीं 5 स्ट्रक्चर रेजोनेंस का। अब चेक करो पॉजिटिव से नेक्स्ट कार्बन अल्फा, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 3, तो 3 स्ट्रक्चर हाइपर कंजुगेशन का, तो टोटल हो गए 8 स्ट्रक्चर। अब रेजोनेंस भी कर रहा है, हाइपर कंजुगेशन, टोटल 8 हैं। तो डिफरेंस क्या हो गया स्ट्रक्चर का कम। अब रेजोनेंस के कारण प्रेफरेंस किसे देना है, क्योंकि रेजोनेंस करेगा, ये क्या करेगा, टोटली हाइपर कंजुगेशन करेगा, कोई भी रेजोनेंस नहीं। स्ट्रक्चर का डिफरेंस भी कम हो गया और साथ में रेजोनेंस भी शो कर रहा है, तो रेजोनेंस को प्रेफर करेंगे, ये ज़्यादा स्टेबल हो गया हमारा। अब इसके बाद में नंबर किसका आएगा, बाद में आएगा टर्शरी का, क्यों? क्योंकि 10 स्ट्रक्चर हैं और हाइपर कंजुगेशन की हैं। अब बाद में बारी आएगी बेंजाइल। बेंजाइल क्या है, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के ऊपर एक कार्बन, उसके पास 2 हाइड्रोजन, कार्बोकेटाइन के लिए पॉजिटिव। इसके कितने स्ट्रक्चर थे, सिर्फ 5। स्ट्रक्चर डिफरेंस ज़्यादा है, इसलिए स्ट्रक्चर मोर होने के कारण टर्शरी को प्रेफर किया, बाद में इसको। अब इसके बाद बारी आएगी सिंपल सेकेंडरी की। सेकेंडरी के बाद आएगा हमारा अलाइलिक। अब अलाइलिक क्यों आएगा उसको चेक कर लो, CH3CH2। अब अलाइलिक क्या होता है इसको रिपीट करते हैं। अलाइलिक होता है 2 कार्बन में डबल बॉन्ड, उससे नेक्स्ट एक कार्बन, वो क्या है, अलाइलिक कार्बन। अलाइलिक पे क्या फॉर्म करना है, कार्बोकेटाइन। तो पहले 2 कार्बन में डबल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। चलो 2 कार्बन में डबल बॉन्ड, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1, तो यहाँ हमारा अलाइलिक कार्बन, तो अलाइलिक कार्बोकेटाइन। अब इसका चेक करो रेजोनेंस होगा, डबल सिंगल पॉजिटिव। कंजुगेटेड सिस्टम है तो रेजोनेंस होगा, सिंपल रेजोनेंस। डबल को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, जैसे बेंजाइल में किया था। डबल कहाँ शिफ्ट करते थे, टुवर्ड पॉजिटिव, जहाँ पॉजिटिव है उसकी तरफ। तो यहाँ रह जाएगा हमारा, चेक करो CH2 के बाद डबल तो यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, यहाँ रहेगा सिंगल, सिंगल के बाद कॉपी करो CH के बाद सिंगल है, एक और बॉन्ड आएगा डबल, डबल तो CH2। चेक करो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो पॉजिटिव रिमूव। इसके पास चेक करो अब इलेक्ट्रॉन नहीं है तो पॉजिटिव लिख देंगे। अब अलाइलिक क्या कर रहा है हमारा, रेजोनेंस कर रहा है। कितने स्ट्रक्चर, सिर्फ 2 स्ट्रक्चर हैं, हाइपर कंजुगेशन के 4। अब स्ट्रक्चर डिफरेंस देखो, आपको बोला अगर 1-2 स्ट्रक्चर का डिफरेंस हुआ तो रेजोनेंस को ही प्रेफर करेंगे। अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर चाहे कम है, इसमें कम स्ट्रक्चर है, बट रेजोनेंस करने के कारण प्रेफर कर देंगे हम अलाइलिक को। तो प्राइमरी को प्रेफर नहीं करना, क्योंकि वो तो हाइपर कंजुगेशन के स्ट्रक्चर हैं। इसको प्रेफर करने के लिए स्ट्रक्चर डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए।
सिंपली हम लिख देंगे अलाइलिक। अब अलाइलिक के बाद किसको लिखेंगे? प्राइमरी। प्राइमरी के बाद अब ये बच गया जिसके पास कुछ नहीं, ना रेजोनेंस, ना हाइपर कंजुगेशन, ना इंडक्टिव। चलो इसमें इंडक्टिव नहीं डिस्कस किया, इंडक्टिव बता देता हूँ। इंडक्टिव तो मोस्टली सभी स्टूडेंट को आता होगा, बस यहाँ से थोड़ा सा सुन लो। जो आपके टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी है, ये हाइपर कंजुगेशन भी करते हैं, इंडक्टिव भी शो करते हैं, दोनों करते हैं, बट मैंने यहाँ से ही आपको टीच कर दिया, इसको नहीं डिस्कस किया। चलो इसको थोड़ा बता देते हैं। जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है उस पर देखो आर ग्रुप कितने हैं। प्राइमरी में सिर्फ एक आर ग्रुप होगा। अब आर ग्रुप क्या करता है? थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन सेंड करता है। जब थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन सेंड करेगा तो थोड़ा थोड़ा नेगेटिव वहाँ पे जाएगा। थोड़ा थोड़ा नेगेटिव क्या करेगा? इस पॉजिटिव को कम करेगा, क्योंकि मैंने आपको बोला पॉजिटिव और नेगेटिव को क्या सपोज करना कि पॉजिटिव और नेगेटिव किसी भी कंपाउंड पे जब आ जाएं, उस कंपाउंड को क्या करते हैं? हमारे चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव अनस्टेबल करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव एक्ट करते हैं एज अ टेंशन। टेंशन क्या करती है? अनस्टेबल करती है। अब चेक करो, इस टेंशन को कोई दूर करने आया? अब इस टेंशन को इस आर ग्रुप थोड़ा कोशिश कर रहा है डिक्रीज करने की, क्योंकि थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन सेंड करता है। जब थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन सेंड करेगा तो थोड़ा सा पॉजिटिव कम हो जाएगा। अगर थोड़ा सा पॉजिटिव कम हो गया, टेंशन डिक्रीज हुई, टेंशन डिक्रीज हुई तो स्टेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अब चेक करो, यहाँ पे टेंशन तो है बट कोई आर ग्रुप नहीं, कोई कार्बन नहीं, तो कोई इसकी टेंशन कम करने वाला नहीं, तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल इन दोनों में से। सिमिलरली टर्शरी में 3,3R होंगे, 3,3R टेंशन कम करेंगे तो सबसे ज़्यादा स्टेबल, वही हाइपर कंजुगेशन ने बोला, बट इसने अपने कंसेप्ट अल्फा हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग बोला। सेकेंडरी में 2-2R ग्रुप होंगे तो 2R थोड़ी सी टेंशन को कम डिक्रीज करेंगे एज कंपेयर टू टर्शरी। इसमें थोड़ा सा टेंशन और कम होगा, इसमें तो टेंशन को कोई कम करने वाला होगा ही नहीं, तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल। चलो हमने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर लर्न कर लिया। अब इस ऑर्डर को अच्छे से अपनी कॉपी पे नोट करना और हम इससे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब चेक करो, जब आपको ऐसा क्वेश्चन आया चलो हैलोजन पहले सेम कर देते हैं, बाद में डिफरेंट को डिस्कस करेंगे। अब चेक करो, आपके से पूछा कि इन हैलोअल्केन का रिएक्टिविटी ऑर्डर लिख दो SN1 के अकॉर्डिंग कि सबसे फास्ट कौन करेगा। तो सबसे पहले चेक करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। चेक करो, जब जहाँ से हैलोजन जाएगा बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, नाम लिख देते हैं इनको A, B, C एंड D। इसमें टर्शरी, इसमें कौन सा? चेक करो, यहाँ से रिमूव होगा तो 2 कार्बन में डबल बॉन्ड, नेक्स्ट कार्बन को अलाइलिक कार्बन, तो इसमें अलाइलिक फ्री रेडिकल। इसमें जब रिमूव होगा इस पे पॉजिटिव आएगा तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अब कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? चेक करो, टर्शरी। क्यों? ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर 10, तो इसका तो रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। चलो डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखते हैं, तो सबसे ज़्यादा B होगा, उससे कम अब होगा इसकी बारी। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस कर रहा है और 5 स्ट्रक्चर होंगी। अब इससे भी कम ये
क्यों? क्योंकि हाइपर कंजुगेशन करेगा 7 स्ट्रक्चर होंगी, लास्ट में ये कर तो रेजोनेंस रहा है बट स्ट्रक्चर कितनी है 2। ये हाइपर कंजुगेशन कर रहा है, स्ट्रक्चर कितनी होगी टोटल 7। अब डिफरेंस 1 और 2 नहीं है, डिफरेंस स्ट्रक्चर डिफरेंस मोर है। अगर स्ट्रक्चर डिफरेंस मोर है तो हाइपर कंजुगेशन को ही आगे लिखेंगे, तो इसका रिएक्टिविटी फास्ट होगा एज कंपेयर टू अलाइलिक। तो सिंपली हमारा ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हुआ, इंक्रीजिंग आप खुद लिख सकते हो। अब मूव करते हैं सिंपल कंपाउंड पे। सिंपल, चलो आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करवा दिया। सिंपल टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी का अगर क्वेश्चन आया तो आप खुद कर सकते हो। टर्शरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी SN1 में, सेकेंडरी की उससे कम, प्राइमरी की उससे कम। ये सिंपल आप खुद कर लोगे। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक तो रिएक्टिविटी डिपेंड कर गई कार्बोकेटाइन के ऊपर, इजीली हमने डिस्कस कर लिया। अब सेकंड फैक्टर है ऑन द बॉन्ड लेंथ बोल सकते हो, और साइज ऑफ हैलोजन, साइज ऑफ हैलोजन। ये पॉइंट एज इट इज़ है जैसे हमने SN1 में SN2 में डिस्कस किया था। SN2 में क्या बोला? SN2 में बोला हमने कि इसकी साइज कम, बॉन्ड लेंथ कम। बॉन्ड लेंथ कम तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग उसको ब्रेक करना मुश्किल है, अगर ब्रेक करना मुश्किल हो गया तो SN1 क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। Cl का साइज मोर, अगर मोर तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा, अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हुआ तो बॉन्ड वीक हो जाएगा, अगर वीक हो गया इजीली ब्रेक होगा, रिएक्शन फास्ट होगा, SN1 हो जाएगा फास्ट। अब इससे भी फास्ट कौन होगा? Br, क्योंकि हैलोजन का साइज और इंक्रीज हुआ तो और रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। I का साइज और इंक्रीज हुआ तो बॉन्ड लेंथ और इंक्रीज होगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गया तो बॉन्ड हो जाएगा वीक, वीक बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा और न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैच होएगा आकर। तो चलो ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिया SN2 में, एज इट इज़ है ये पॉइंट, इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं। तो अगर आपको ये कंपाउंड आया CH3 CH2 Cl एंड CH3 CH2 Br, आपको बोला कौन सा SN1 रिएक्शन फास्ट शो करेगा, तो सिंपली आपने इसको बोल देना Br। क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ वीक होगा ड्यू टू मोर साइज ऑफ हैलोजन। तो अब हम बात करते हैं इंटरमिक्सिंग की। हम क्या करेंगे? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी और बेंजाइल वगैरह चेंज कर देंगे और हैलोजन भी चेंज करेंगे। तब हमें क्या करना है? चेक करो, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आया अब ऐसे क्वेश्चन में पहले तो चेक करो कार्बोकेटाइन कौन सा है, इसमें टर्शरी, इसमें अलाइलिक। कौन स्टेबल है? टर्शरी। अलाइलिक तो काफ़ी पीछे है ऑर्डर में। तो कार्बोकेटाइन बोल रहा है ये फास्ट करेगा। अब हैलोजन को चेक करो, इसमें Br बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, लेंथ ज़्यादा होगा। अगर लेंथ ज़्यादा तो वीक बड़ी आसानी से रिमूव हो सकता है, तो फास्ट ये करेगा अकॉर्डिंग टू हैलोजन। बट Cl का साइज कम है तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। अब यहाँ पे मत चेक करना कि देखने में तो ये ज़्यादा लग रहा है, इसको चेक करो, क्योंकि मैंने तो ऐसे ही बना दिया इसको। तो Cl का साइज कम, बॉन्ड लेंथ क्या होगा? कम। अगर बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग को ब्रेक करना मुश्किल है। अब इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आपको सिंपली लर्न करना है कि अब हम किसको सुनेंगे, किसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। तो उसके लिए हमारे ऑर्गेनिक में प्रेफरेंस ऑर्डर होते हैं, तो प्रेफरेंस ऑर्डर को फॉलो करेंगे।
प्रेफरेंस ऑर्डर क्या बोलता है, सबसे पहले तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को चेक करना है, उसके बाद साइज ऑफ हैलोजन को चेक करना है। तो हमारे प्रेफरेंस ऑर्डर ने क्या बताया, प्रेफर किसे करो, कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन चेक करो किसका स्टेबल है, यहाँ अलाइली का है, वहाँ टर्शरी फॉर्म होगा, तो टर्शरी मोर स्टेबल, तो इसका SN1 रिएक्शन फास्ट है अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस ऑर्डर। इस प्रेफरेंस ऑर्डर को अच्छे से अपनी कॉपी पे नोट करो और उस पर स्टार लगाओ। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस SN1 का। अब इस लास्ट एग्जाम्पल में चेक करो कि कौन सा स्टेबल होगा। सबसे पहले प्रेफरेंस किसे, हैलोजन को नहीं चेक करना, सबसे पहले चेक करेंगे हम कार्बोकेटाइन को। जब यहाँ से रिमूव होगा Cl, इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव, जब यहाँ पॉजिटिव आ गया किससे अटैच है 1 और 2, तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, ये ऑल्सो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, बट जब Cl रिमूव हुआ ये कार्बन 1, 2 एंड 3 से अटैच है, तो टर्शरी कार्बोकेटाइन। नेम लिख देते हैं इनको A, B एंड C। अब चलो इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखेंगे। चलो अब पता तो चल गया इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, रिएक्टिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखेंगे, तो ये तो लास्ट में आएगा। अब चेक करें इन दोनों में से सबसे स्लो कौन रिएक्शन करेगा, दोनों सेकेंडरी हैं, अगर दोनों सेकेंडरी, अब हैलोजन चेक करो, हैलोजन का साइज स्मॉल तो बॉन्ड होगा, बॉन्ड की लेंथ शॉर्ट, अगर बॉन्ड हो गया शॉर्ट तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, तो इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल है, तो इसका SN1 में रिएक्टिविटी थोड़ा कम होगा, तो B सबसे स्लो, उससे फास्ट ये होगा क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। A की बारी, A के बाद इसको लिख रहे हैं क्यों, क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटाइन है, तो कार्बोकेटाइन को प्रेफर करना है हमें। तो ये हुआ हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन टुवर्ड SN1 मैकेनिज्म। तो चलो एक क्वेश्चन चलो और करते हैं। अब इन दोनों में से चेक करो, यहाँ पे कार्बोकेटाइन किसका फॉर्म होगा, अलाइल का। अलाइलिक कार्बोकेटाइन रेजोनेंस इसको स्टेबल करता है। यहाँ पे कौन सा कार्बोकेटाइन होगा, यहाँ पॉजिटिव, वो सिर्फ एक से अटैच है तो प्राइमरी। तो रेजोनेंस के स्ट्रक्चर 2 थे, हाइपर कंजुगेशन के 4, स्ट्रक्चर डिफरेंस कम है तो रेजोनेंस को प्रेफर करेंगे, तो इसका कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है। अगर कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल, कार्बोकेटाइन को ही पहले चेक करना है अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस रूल, हैलोजन को नहीं चेक करना। तो कौन सा स्टेबल होगा हमारा, अलाइलिक ब्रोमाइड। जो इथाइल आयोडाइड का जो कार्बोकेटाइन होगा लेस स्टेबल होगा, अगर लेस स्टेबल होगा थोड़ा स्लो फॉर्म होगा तो रिएक्टिविटी कम, इसकी रिएक्टिविटी मोर टुवर्ड SN1 रिएक्शन। तो यहाँ पे हमने SN1 रिएक्शन को कंप्लीट किया। इसके कार्बोकेटाइन ऑर्डर की अच्छे से प्रैक्टिस करें और इसके स्टीरियोकेमिस्ट्री को अच्छे से लर्न करें, कैसे इन्वर्जन रहता है, कैसे रिटेंशन रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।